जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अभी लेटेस्ट एक वीडियो काफ़ी शेयर किया गया जिसमें एक जो अपने फौजी भाई थे उनसे टोल टैक्स लिया गया। तो वो वीडियो काफ़ी शेयर किया। उसके बाद मैंने जो मॉर्थ की साइट पर जाके इसकी इन्फॉर्मेशन, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसको देखा। जो नेशनल हाईवे रूल 2008 फ़ी कलेक्शन रूल बना था 2008 में, बाद में उसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट हुए। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था वो 2022 में हुआ था। और जो अपना इंडियन टोल एक्ट 1901 एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए बना था, बाद में नेवी को भी इसमें पास ऑन किया गया इसके बेनिफिट्स को, प्लस इंडियन टोल रूल 1942, इन तीनों के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और आज उस इन्फॉर्मेशन को मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे आपको पता लगे कि आपको एग्जाम्शन, जो फौजी भाई उनको एग्जाम्शन है तो कहाँ पर है, कैसे है और कहाँ पर नहीं है, वो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो मोर्थ की साइट पर अवेलेबल है वो मैं आज आपके सामने रखूँगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवेज़, जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़, उन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया था 17 जून 2014 के अंदर, जिसमें उन्होंने ये क्लैरिफाई किया गया था कि जो रिटायर्ड पर्सनस हैं, आर्मी रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जेसीओ हैं, उनको किसी भी तरीके के टोल टैक्स के अंदर एग्जम्पशन नहीं है। लेकिन जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनको अपने प्राइवेट व्हीकल में जब वो ऑन ड्यूटी होते हैं तभी वो एग्जाम्शन प्रोवाइड कराते हैं टोल टैक्स में। अगर वो अपने प्राइवेट व्हीकल में अपने पर्सनल जर्नी पर हैं तो उनको टोल एग्जाम्शन नहीं है। अकॉर्डिंगली जो इनकी साइट पे भी लेटेस्ट दिया गया है मैं आपको वो बता रहा हूँ। और अगर वो अपने प्राइवेट व्हीकल में ऑफिसर ड्यूटी पे हैं उसके लिए भी उनको इंडियन रूल 1942 के अकॉर्डिंगली एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है। वो एग्जाम्शन भी उनको तभी मिलेगा, नहीं तो वो एग्जाम्शन भी नहीं मिलेगा। लेकिन काफ़ी सारे जो टोल प्लाजाज हैं वो आई कार्ड के ऊपर ही जो अपने फौजी भाई है उनको छोड़ देते हैं। बहुत सारे टोल प्लाजा में कुछ टोल प्लाजाज टैक्स लेते हैं, तो ये जो इश्यूज़ हैं अराइज होते हैं, बीच बीच में बहुत इनको रेज़ किया जाता है। लेकिन ये कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हैं, जो कुछ जगह पर एग्जाम्शन किए जाते हैं, कुछ जगह एग्जाम्शन नहीं किए जाते हैं। लेकिन जो मौत की साइट पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके इसके बारे में आपको बता दी। प्लस जो अवॉर्डीज़ होते हैं, जो गैलेंट्री अवॉर्डीज़ हैं, उनमें कुछ गैलेंट्री अवॉर्डीज़ हैं जिनसे चाहे वो सर्विंग हो, रिटायर्ड हो, उनसे कभी भी टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, ये फुली एग्जेम्प्ट होते हैं कि इनको कहीं भी टोल टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पद्मश्री अवॉर्डी अगर हैं तो वो भी टोल टैक्स देंगे, वो टोल टैक्स एग्जम्पशन लिमिट में नहीं आते हैं। कुछ रोचक जानकारी अब मैं इसके बारे में आपको देता हूं जिससे आपको ये पता लगेगा कि बेसिकली टोल प्लाजा वर्क कैसे करते हैं या गवर्नमेंट इनको किस तरीके से जो ये डिज़ाइन किए गए हैं। हमारे जो इंडिया में नॉर्मली जो टोलिंग सिस्टम है वो ओपन सिस्टम होता है और इसके बाद में जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेट एक प्रोजेक्ट के ऊपर उसकी 60 किलोमीटर्स की लेंथ रखी जाती है एक प्रोजेक्ट की। तो अकॉर्डिंगली उसी से ही जो टोल होता है वो डिसाइड होता है। तो एक प्रोजेक्ट का 60 किलोमीटर्स का जो होता है स्ट्रेच उसको देखा जाता है, उसके ऊपर कितने ब्रिजेज़ आ रहे हैं, उसके पास अंडरपास कितने आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर देखी जाती हैं, तब जाकर के एक टोल का जो है वो लिमिट को सेट किया जाता है। 60 किलोमीटर से पहले टोल प्लाज़ा कहीं भी नहीं लगाया जा सकता है, एक्सेप्ट अगर दो सेपरेट प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अगर उससे पहले बीच में कोई टोल प्लाज़ा आता है वो इस वजह से लग सकता है कि या तो वो दो प्रोजेक्ट सेपरेट हों या उनका जो लैंड एक्विजिशन है उस टोल के लिए वो उस जगह पे सूटेबल हो रही हो, तभी। नहीं तो 60 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाज़ा नहीं लगाए जाते हैं। प्लस दोनों टोल के अंदर अगर वो कम, उसमें 60 किलोमीटर के कम आते हैं तो जो टोल लिमिट सेट की जाती है वो अकॉर्डिंगली ही सेट की जाती है। हर एक टोल प्लाज़ा पे सेपरेट टोल रेट्स आपने बहुत जगह देखे होंगे कि किसी टोल प्लाज़ा पे सेपरेट रेट है, किसी टोल प्लाज़ा पे सेपरेट रेट्स हैं। तो वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो उसकी जो स्ट्रेच है, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसके अंदर आने वाले जो टनल्स हैं, बाईपास हैं, जो ब्रिजेज़ हैं, इन सब को कवर करके ही उनको जो लिमिट को उसको सेट किया जाता है। लोकल्स जो 20 किलोमीटर्स के अंदर जो विद इन जो रेजिडाइज करते हैं अपना टोल प्लाजा के नियर बाई, उनको एज अ वेलफेयर मेजर ये जो फ़ी कलेक्शन रूल बना था 2008 में उनको एग्जेम्प्ट किया गया था। तो उनको जो लोकल आईडी है वो प्रोड्यूस करने पे उनको ये एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है।
टोल प्लाज़ा का जो फ़ी रेट्स रिवीजन होते हैं ये हर साल एनुअली होते हैं और हर साल 1 अप्रैल को ये न्यू रेट्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। 2008 से पहले जो बने हुए रोड्स हैं या जो हाईवेज़ उससे पहले बने हुए नेशनल हाईवे हैं या एक्सप्रेस तो बाद में बने शुरू हुए, तो उनके ऊपर जो नियरेस्ट 1 रुपीज़ होता है राउंड ऑफ वहाँ पर किया जाता है। लेकिन जो 2008 के बाद बने हाईवे हैं या एक्सप्रेसवे हैं उनके ऊपर जो टोल फीस है वो नियरेस्ट 5 पे कैलकुलेट होती है, मतलब वो राउंड ऑफ कर दी जाती है उसको कैलकुलेट करके। मेन टोल प्लाज़ा कब तक लिया जा सकता है, जो टोल प्लाज़ा की जो फीस है उसका जो चार्जेस हैं वो कब तक लिए जाते हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि एक समय के बाद में ये बंद हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर जो रोड बनने की जो भी उसकी कॉस्ट थी, बिल्ड उसकी जो भी कॉस्ट थी, उसकी कॉस्ट पूरी होने के बाद भी टोल प्लाज़ा लिया जाता है, लेकिन वो रिड्यूस रेट पे लिया जाता है। उसकी पूरी होने के बाद में उसको 40% पे रिडक्शन रेट पे लिया जाता है। तो जो एग्रीमेंट होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने इसको एग्रीमेंट देती, किसी के साथ एग्रीमेंट करती है, कोई भी प्राइवेट कंपनी उसको ये टेंडर देती है कि इतने से इतने ड्यूरेशन तक आपने टोल टैक्स जो है वो कलेक्शन करना है यहाँ पर। तो जब तक वो एग्रीमेंट चलता है तब तक वो कंपनी उसको कलेक्शन कर सकती है, लेकिन उसकी बिल्ट इन कॉस्ट जब तक पूरी हो जाएगी उस दिन के बाद में रिड्यूस रेट जो 40% होता है वो अकॉर्डिंगली ही अपना चार्जेस लेते हैं, ताकि उसके बाद में जो हाईवे जो बना हुआ है, नेशनल हाईवे है या एक्सप्रेसवे है, उसको मेंटेन किया जा सके रोड को प्रॉपरली। ओवरलोड व्हीकल्स, अगर ओवरलोड व्हीकल्स हाईवे के ऊपर मिलते हैं तो पहले तो उनके ओवरलोड, जितना भी ओवरलोड होता है उसको वहाँ से रिमूव किया जाएगा उसमें, उसके ऊपर से, प्लस उसके ऊपर 10 टाइम्स पेनल्टी लगाई जाती है। मतलब अगर टोल फीस 100 रुपीज़ है तो वो 1000 रुपीज़ पे करके वहाँ से पास ऑन कर सकता है। अगर कोई भी नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे 75% कंप्लीट हो चुका है तो गवर्नमेंट उसको लोकल पब्लिक यूज़ के लिए ओपन कर सकती है, लेकिन उस ड्यूरेशन में, क्योंकि 70% जो रोड कंप्लीट हुआ है तो जो टोल फीस ली जाएगी वो भी 75% स्ट्रेच के लिए ली जाएगी, वो फुल लेंथ के लिए नहीं ली जाएगी। तो अकॉर्डिंगली उसको खोला जा सकता है। अभी गवर्नमेंट ने क्लोज्ड यूज़र फी कलेक्शन सिस्टम ये अप्लाई कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग में क्या है कि अगर जितना आप नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पे चलेंगे उतना ही आपको टोल देना पड़ेगा। मतलब पहले क्या था कि आपको 60 किलोमीटर के स्ट्रेच का जो था वो टोल फीस लगती थी, चाहे आप उस पर कितना ही चलो, लेकिन एक बार आपने टोल में के अंदर एंट्री कर ली है तो आपको पूरा 60 किलोमीटर तक का पे करना पड़ता था। लेकिन अभी जो ये न्यू सिस्टम, कलेक्शन सिस्टम स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर जितना आप ट्रैवल करेंगे उतने का ही आपको टोल देना है। नेशनल हाईवेज़ पब्लिक फंडेड बने हुए हैं, इनकी कॉस्ट अगर 100 करोड़ से नीचे आ जाती है, 2008 से जो पहले बने हुए थे 100 करोड़ से नीचे आ जाती है, मतलब उनकी जो बिल्ड कॉस्ट के अभी 100 करोड़ का कलेक्शन बाकी रह जाता है, या कुछ ब्रिजेज़ हैं जो पुराने बने हुए हैं, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर टोल टैक्स नहीं लेती है, उनको बंद कर दिया गया है, या अगर वो अभी उनके ड्यूरेशन है तो उनको बंद कर दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट का जो रूल है फीस कलेक्शन 2008, ये इस चीज़ को बोलता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक जो इसकी चीज़ें थी जो आपको जानने लायक थी, कि एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, वो 60 किलोमीटर्स का होता है एक टोल प्लाजा, और जो आपसे टोल फीस ली जाती है नेशनल हाईवे पे वो 60 किलोमीटर की ली जाती है, और वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। मतलब एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट जो है वो अप्रोक्सीमेट 60 किलोमीटर का ही वन टाइम पे देती है, तो ताकि उसके बीच में कोई भी दूसरा टोल प्लाजा ना आए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लैंड एक्विजिशंस जो होती हैं उसके अकॉर्डिंगली भी उसके अंडर में आ सकता है कोई दूसरा जो प्रोजेक्ट है, तो दो टोल प्लाजास के बीच में हो सकते हैं, उनके रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं, उनके स्ट्रेच के ऊपर, उनकी विड्थ के ऊपर, उनके अंदर आने वाले बाईपास जो भी उनके ऊपर टनल्स हैं, ब्रिजेज़ हैं, अकॉर्डिंगली उनके रेट्स में भी डिफरेंस आ सकता है। 2008 से पहले बने हुए नेशनल हाईवेज़ के जो रेट्स, कलेक्शन रेट्स हैं वो अलग हैं, उसके बाद के कलेक्शन रेट्स डिफरेंट हैं। एक्स-सर्विसमैन पूरी तरीके से इसके अंदर नॉट एग्जेम्प्ट है, उनको टोल फीस देनी ही पड़ेगी, लेकिन सर्विंग पर्सन अगर ऑन ड्यूटी हैं, अपने प्राइवेट व्हीकल में हैं, तो वो एग्जेम्प्ट हैं। लेकिन अगर प्राइवेट व्हीकल में हैं और वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी पे भी नहीं है तो उनको टोल फीस पे करनी पड़ेगी। ये जो मोर्स की लेटेस्ट, जो उसकी मोर्स की साइट पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ये उसके अंदर दी गई है। जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है। अब इसके अंदर कुछ जो टोल प्लाजा हैं वो एग्जेम्प्ट कर देते हैं, कुछ जो टोल प्लाजा हैं वो एग्जेम्प्ट नहीं करते हैं। तो ये केसेस अराइज होते हैं, बार बार इन केसेस को रेज़ किया जाता है गवर्नमेंट के आगे, बार बार गवर्नमेंट कुछ क्लैरिफिकेशन इशू करती हैं, लेकिन उनको पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होते हैं।
तो जिससे क्या है कि जो अपने फौजी भाई होते हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है, जब वो टोल प्लाज़ा पे आते हैं जाते हैं तो उनको इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो गवर्नमेंट को इस इशू को पूरी तरीके से पूरे ऑल ओवर इंडिया एक ही रूल को सभी को जो है अप्लाई करना चाहिए, जिससे जो भी अपने सोल्जर्स हैं उनकी डिग्निटी पे इफेक्ट ना आए, क्योंकि जब वो आते हैं जाते हैं और इस तरीके के इशू होते हैं तो उस जगह पर उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी टोल प्लाजा हैं प्लीज़ उनको डायरेक्शन इशू करें। आपने पहले भी डायरेक्शन इशू किए हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली उनको ओबे कराया जाए, जिससे जो भी फौजी भाई हैं वो अपना अकॉर्डिंगली बेनिफिट ले सकें।